बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कासिम अली, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स, इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। और स्टडी करते हुए हमने इसके आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टॉपिक स्टडी कर लिए। और जो आज मेरे पास ये वीडियो बन रही है इस चैप्टर की टॉपिक के हवाले से, ये लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए जो मेरे पास टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के मतलब हम अपनी इस वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कहते हैं किसको हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है, या क्या उसके अंदर हम स्टडी करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन में कहते हैं A body is said to be in equilibrium if is it at rest or moving with uniform velocity under the action of number of forces। कि कोई भी बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है जब वो या तो रेस्ट की हालत में हो या मूव कर रही है, तो मूव भी इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। ठीक है, मूव भी करे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ फोर्सेस भी एक्ट कर रही हों, तो इस सूरत में जो आपके पास बॉडी होती है वो बॉडी होती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होती है। अ बॉडी is said to be in equilibrium if he is at rest or moving with uniform velocity under the action of number of forces। ठीक है, बॉडी रेस्ट की हालत में हो या मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और उसके ऊपर फोर्सेस भी एक्ट कर रही हों, तब हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। आगे इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं आपके पास। नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होगी, ठीक है, तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है या इक्विलिब्रियम की जो टाइप आती है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आता है। यानी अगर की बॉडी रेस्ट की हालत में है, हमने ऊपर पढ़ा ना डेफिनेशन में कि बॉडी रेस्ट में हो या मूव कर रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर रेस्ट की हालत में होगी तो उसको हम कहेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पर बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कि अगर एक टेबल पे कोई बुक पड़ी हुई है तो वो किसकी एग्जांपल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो कहते हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि अगर आपके पास की बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो देन यू कैन से दैट इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या मुराद है कि आपके पास जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड चेंज ना हो। ठीक है, यकसा स्पीड के साथ जितना भी उसने ट्रेवल करना है, मूव करना है, उसने एक ही स्पीड के साथ मूव करे, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या यूनिफॉर्म स्पीड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर रेस्ट में हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रही हो तो आप कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसकी मिसाल कहते हैं कार मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी मतलब कि एक कार आपके पास है, वो मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है, लीनियर से मुराद है कि वो स्ट्रेट मूव कर रही है, टर्न टर्न नहीं ले रही, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कि अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो उस वक्त भी उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और वो भी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मोशन ऑफ है पैराट्रोपर की, अगर आपके पास कोई पैराट्रोपर है जो पैराशूट बांध को हवा में खुला में सफ़र करते हैं, उसकी जो मोशन होगी वो भी क्या कहलाती है? वो भी कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम। आगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है पेपर में अक्सर औकात। डिफाइन इक्विलिब्रियम, गिव इट्स टाइप्स। ठीक है, जैसा कि नज़र आ रहा है क्वेश्चन आपको जो बना हुआ है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, गिव इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है इक्विलिब्रियम के रिलेटेड, तो आपने इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कंडीशन आ गई, कहती है राइट द टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो आपने इधर बयान करनी है। पहले कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। दोनों तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन या स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के मतलब आप क्या जानते हैं ये आप बताएं। कहते हैं द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर। ये इसके मतलब डिटेल डिस्कशन आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के मतलब डिटेल के साथ उधर बताया गया, उसकी फर्स्ट कंडीशन, उसकी सेकंड कंडीशन के मतलब आगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फर्दर उसकी जो टाइप्स थी वो सारी की सारी नाइन्थ क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस हुई हुई हैं। लेकिन इधर आपके पास सिर्फ थोड़ा सा एज दिया गया है, आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है। इतनी ब्रीफ डिस्कशन आपकी फर्स्ट ईयर में मौजूद नहीं है, ठीक है। नाइन्थ क्लास में आप डिस्कस करके आ चुके हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं कि अगर आपके पास की फोर्सेस हैं किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो सम होगा या उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर से मुराद कि उसका जो असर है वो जीरो होगा। यानी अगर आपके पास एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो उनका जो सम आप ले रहे हैं, उनका जो सम आपके पास आएगा वो सम आएगा जीरो, ठीक है। सम आपके पास नल वेक्टर आएगा तो जीरो वेक्टर आएगा तो वो नल वेक्टर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने बात की ऊपर बुक की, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका जो रिजल्टेंट आप लेते हैं कैसे, एक जो फोर्स है अमल कर रही है, बुक खुद टेबल पर लगा रही है, बाद में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि टेबल भी दोबारा वापस बुक के ऊपर कोई फोर्स लगाता है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। तो डायरेक्शन की रिवर्स होने की वजह से, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से उनका जो सम होता है, ठीक है, या उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है। मैथमेटिकल आप शो कर सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। इधर समेशन भी इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि सम ऑफ मैनी चीज थिंग्स, ठीक है, कि एक से ज़्यादा अगर आप चीज़ों को सेम होनी चाहिए वो ऐड अप कर रहे हैं आप, तो आप क्या करें, मेन उनका चीज़ लिखते हैं और साथ समीशन का साइन डाल दें, तो उसका मतलब होता है कि ये डिफरेंट फोर्सेस सम हो रही हैं। इधर फोर्स की बात हो रही है तो मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेस सम होकर जो आंसर आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, जीरो या नल वेक्टर। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, कहते हैं द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर, कि जब किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हों तो उनका जो सम आता है वो एक नल वेक्टर आना चाहिए। फिर कहते हैं इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस फर्स्ट कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस एज, अगर कोप्लेनर फोर्सेस हो जैसा कि एक्स वाई जी प्लेन हो, तो इधर क्या होगा, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, यानी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वेयर कहते हैं सिग्मा एफ क्या है, सम ऑफ एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस, एफ वाई क्या है, सम ऑफ वाई डायरेक्टेड फोर्सेस, यानी एक्स कंपोनेंट की जो फोर्सेस हैं उनको सम करें वो भी जीरो आए, वाई कंपोनेंट पे जो फोर्सेस होंगी उनको सम करें तो उनका आंसर भी क्या है, जीरो आए। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस का आंसर भी क्या आना चाहिए, वो भी मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई ही तब होती है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका जो सम आता है वो हमेशा जीरो आना चाहिए, ठीक है। नोट कहते हैं इफ द राइट वर्ड फोर्स आर टेकन एज पॉजिटिव देन लेफ्ट वर्ड फोर्स आर टेकन एज नेगेटिव। अगर आप राइट वाली फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट वाली फोर्स क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इन द अदर हैंड अगर आप लेफ्ट वाली फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट वाली फोर्स क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। देन ही आपके पास जो आंसर है वो जीरो आता है या नल वेक्टर आता है, ठीक है। यानी आपके पास जितनी भी फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन मस्ट बी रिवर्स, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है रिवर्स होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं इफ अपवर्ड फोर्स आर टेकन एज पॉजिटिव देन डाउनवर्ड फोर्स आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली फोर्स आपको क्या लेना पड़ेगी, नेगेटिव लेना पड़ेगी, देन ही आपके पास जो आंसर है वो जीरो आएगा, ठीक है। ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाली फोर्स नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाली आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन का रिवर्स होना जरूरी है। ये साइन उनके जो है डिफरेंट होने चाहिए, एक पॉजिटिव आए दूसरा नेगेटिव आएगा तो तब ही जाके आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है जीरो, ठीक है। फिर कहते हैं फोर्सेस विच लाई इन कॉमन प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर, कि अगर एक ही लाइन फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन, कि एक प्लेन के ऊपर जो फोर्सेस अमल कर रही हों उनको कहते हैं कि वो कोप्लेनर है, यानी उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो भी क्या आपके पास आता है, वो भी आता है जीरो।
ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। पहली बात हमने की, जब फर्स्ट कंडीशन की तो फर्स्ट कंडीशन में आपने पढ़ा कि कौन सी फोर्स थी, वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस थी। ठीक है, जब आप दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे आपके पास आता है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। ठीक है, ये दोनों आपने नाम रखने हैं, याद रखने हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नंबर टू इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहते हैं द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एन एक्सिस मस्ट बी नल वेक्टर, कि अगर द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, के किसी बॉडी के ऊपर जितने भी टॉर्क्स एक्ट कर रहे हो, जैसा कि फोर्स की हमने बात की पहले वाली कंडीशन में कि इक्विलिब्रियम फोर्सेस, या फर्स्ट कंडीशन में कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है वो आपके पास आता है जीरो। सेम इसी तरह कि जब आपके पास एक बॉडी के ऊपर टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं, उनका भी अगर आप रिजल्टेंट लें या उनका जो सम लें आप, तो उसका आंसर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या नल वेक्टर। अगर जीरो आ जाए तो यू कैन सी दैट इट इज अ नल वेक्टर। ठीक है, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, जो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सेम आप ये भी कह सकते हैं सिग्मा टॉर्क एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा टॉर्क वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी को प्लेनर में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स के जब भी किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट टॉर्क्स सेट करते हैं उनका जो आंसर आता है वो मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर और जीरो। कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन द बॉडी सेट टू बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम, के किस कंडीशन पर जाके जो बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, अब ये डिस्कस करना है आपने कि किस कंडीशन के ऊपर एक बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कंसीडर की जाती है। कहते हैं व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो एंड द बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या था, या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अगर रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है उधर। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उस वक्त जो बॉडी को कहा जाता है वो कहा जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, तो उस वक्त बॉडी को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पहली बात की, फिर दूसरी रोटेशनल बात की। कहते हैं व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि जब आपके पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी टॉर्क का जो सम होता है वो जीरो आता है आपके पास, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है। फर्स्ट कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है ड्यू टू वेलोसिटी में चेंज ना होने की वजह से। ठीक है, और दूसरी जो आपके पास कंडीशन है उसमें टॉर्क जीरो होता है, टॉर्क जीरो होने की वजह से क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो एंड द बॉडी सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी आप कह सकते हैं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आप बॉडी को कह सकते हैं। फिर कहते हैं thus for a body to be in complete equilibrium both conditions must be satisfied, that is both linear acceleration and angular acceleration must be zero, कि जब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो उस वक्त क्या बात ज़रूरी है, उस वक्त ज़रूरी है कि उसकी जो दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन भी उसका ज़ीरो हो और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो, then you can say that body is in complete equilibrium। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर नोट कहते हैं we will apply the condition of equilibrium to situations in which all the forces are coplanar, कि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं कि जब फोर्सेस कोप्लेनर हो, जब तमाम फोर्सेस क्या हो, कोप्लेनर हो, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहते हैं टू कैलकुलेट द टार्क वी चूज एन एक्सिस द पोजीशन ऑफ एक्सिस आर्बिट्ररी, कि जब आपने टार्क को मालूम करना हो तो हम एक एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, एक फिक्स एक्सिस होता है, उसकी गिर्द बॉडी जो है वो मूव करती है, रोटेट करती है। तो यानी जैसा कि आपको पता है टार्क की अगर बात करें तो वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, के
अबाउट एन फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर अगर बॉडी रोटेट कर जाए, मूव कर जाए, तो उस वक्त आप कहते हैं टार्क आपके पास आ जाता है। तो टार्क को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सेस को चूज करते हैं, ठीक है। नंबर 3, अ मोस्ट सूटेबल प्लेस इज वन थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस पास। के मोस्ट सूटेबल प्लेस किसको कंसिडर किया जाता है, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्या करें, फोर्सेस की जो नंबर ऑफ लाइंस है वो पास करें, यानी ज्यादा फोर्सेस अगर पास करेंगी तो उसको आप कह सकते हैं मोस्ट सूटेबल प्लेस, ठीक है। ऐसा प्लेस या ऐसा पॉइंट जिधर से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास करती हैं उसको आप कह सकते हैं मोस्ट सूटेबल फोर्स, मोस्ट सूटेबल प्लेस, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास ये मैंने जो डिस्कस किया टॉपिक अभी आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स के बाद हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा। फिर जो हमने कंडीशन पढ़ी कि किन कंडीशंस की बिना पर जो एक बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कंसीडर की जाती है। तो वो आपके पास आंसर था कि जब आपके पास बॉडी की ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, या फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, तो इस केस में आपके पास जो बॉडी होती है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। जैसा कि अगर आप बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन में तो उधर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो ड्यू टू टार्क के जीरो होने की वजह से उधर जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। अगर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास जीरो आ रहा है तो देन यू कैन से दैट बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जो कि इस चैप्टर नंबर 2 का एक लास्ट टॉपिक था, ठीक है, और जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के आगे फर्दर कंडीशन और टाइप्स थी, ये हमने स्टडी कर ली इस वीडियो में। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी, जो कॉन्सेप्ट था इनका वो आपके माइंड में बैठ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।